नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की इस सीरीज़ में इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अगले 10 क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कुछ नेशनल अकाउंटिंग के क्वेश्चंस, इनकम अकाउंटिंग और साथ ही साथ कुछ इन्फ्लेशन के क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। कोर्स हाईलाइट्स आप जानते ही हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया हुआ है 11 क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। 100 से 110 सेट आएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा यूपीएससी प्रीलिम्स। अगर आप 2022 दे रहे हैं, अगर आप कोई भी पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, तो काफ़ी बेनिफिशियल है ये सीरीज़ आपके लिए। आपको क्या करना है, सीरीज़ से मेरे वीडियो टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करना है और मुझे फॉलो करना है @कपिल सिक्का पे। चलते 296 की तरफ। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। अब ये मेजर है टोटल वैल्यू का, जितने भी फिनिश गुड्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं जो एक कंट्री प्रोड्यूस करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द जोग्राफिक लोकेशन। जोग्राफिक लोकेशन के रिस्पेक्टिव कुछ भी यहाँ पे अगर प्रोड्यूस किया जाता है तो हम क्या कहते हैं, वो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। को याद होगा एग्जैक्टली क्या है। ये इंक्लूड नहीं करता इनकम अर्न बाय द फॉरेन नेशनल्स विद इन द कंट्री, वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इट इज़ मोर एग्जॉस्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम देन दी जीडीपी। जैसे कि हमें पता है ऑल 3 आर करेक्ट। बहुत सिंपल सी बात है, जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो हम कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, नेट एक्सपोर्ट, नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, और उसमें माइनस हो जाता है कि जो इंडिया से जो इनकम जनरेट होती है और वो बाहर जाती है किसी फॉरेन नेशनल के थ्रू। सिंपल है फंडा, बहुत एग्जॉस्टिव कंपोनेंट है ये। जीडीपी कैलकुलेट जीडीपी से ज़्यादा है। जैसे हमने देखा जीडीपी क्वांटिटेटिव होता है, ये क्वालिटेटिव भी रहता है साथ में, है ना। तो याद रखिएगा, ये क्वालिटी भी देखता है कि आपकी जो इनकम है वो कितनी ज़्यादा अच्छी हो रही है और किस तरह से एक्सटर्नल स्ट्रेंथ को भी गेन कर पा रहे हैं। चलते 297 की तरफ। नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, एनएनपी की बात करेंगे। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम है किसी नेशन का। अगर हम एनएनपी को डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है, ऑफ नेशन की, हमें पर कैपिटा इनकम आ जाती है। तो हेयर यू नीड टू टेल व्हाट एग्जैक्टली इज करेक्ट। प्योरेस्ट फॉर्म है इनकम की, ठीक है, नेशन के केस में एनएनपी। और जब आप यहाँ पे पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। यहाँ पे भी दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं। एनएनपी क्या होता है, जीएनपी में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो आपको एनएनपी मिल जाता है। जब आप उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो फिर आपको पर कैपिटा इनकम जो है वो मिल जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत सिंपल है। चलते हैं विद रिगार्ड टू इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। आईसीओआर क्या होता है ना, एक मैकेनिज्म होता है जो उससे एक परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है और ये दिखाता है कि देश कितना अपने कैपिटल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है ना। तो जितना हाई होगा उतना ही चीज़ें खराब होगी, समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ यूज टू असेस कंट्रीज लेवल ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंसी। बिल्कुल, दिए हुए कैपिटल से हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। जितना लेवल कम होगा उतना कहा जाएगा कि कैपिटल जो है एफिशिएंटली यूज़ की जा रही है। याद रखिएगा, हायर लेवल का मतलब ये हो जाता है कि आप कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रहे। आपके पास कैपिटल तो बहुत है लेकिन उससे आप कुछ खास काम कर नहीं पा रहे हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। सो ए इज़ करेक्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्वेश्चन में बहुत शुरू में, क्योंकि मैं मान के चल रहा था आईसीओआर आपको याद नहीं होगा तो बता देता हूँ। आईसीओआर का हायर लेवल होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप कैपिटल को ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हो। जितना 3 के पास होता है, 3 जो वैल्यू आती है, उतनी कंट्री कहते हैं बेटर यूज़ कर रही होती है। जैसे एक वियतनाम ने एक डेटा निकाला था 2015 तक का, तो उसमें देखा कि भाई चाइना का 11.84 पहुंच गया। यानी अब चाइना जो है उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा है। चाइना के पास कैपिटल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है। याद रखिएगा ना, भारत, अब इंडिया की बात करेंगे, इंडिया के साथ भी सिमिलर सिनेरियो होता जा रहा है। तो इस तरह से हमें आइडिया लग जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइवेट इनकम अराइजिंग इन द कंट्री। कौन सा इसमें से प्राइवेट इनकम का पार्ट नहीं है। फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, करंट पेमेंट्स ऑन द फॉरेन लोन्स। बहुत सिंपल सी बात है। प्राइवेट इनकम में आप क्या कैलकुलेट नहीं करेंगे, जब आप लोन्स बाहर भेज देंगे तो फिर आपको क्या बचेगा, है ना। जब वो आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो तो भी आपके एक्सपेंडिचर में हो गया ना, उसको तो आपने माइनस कर दिया, तो वो इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। चलते हैं 300 की तरफ। द प्रैक्टिसेस लाइक परसुएडिंग द रिच टू गिव द सब्सिडीज दे डू नॉट नीड। परसुएडिंग द रिच टू गिव अप द सब्सिडीज दे डू नॉट नीड, क्या होगा, ये होगी आपकी नॉर्मेटिव प्लानिंग। नॉर्मेटिव प्लानिंग का पार्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे बात होगी नॉर्म्स की। नॉर्मेटिव प्लानिंग के केस में हम यहाँ पे नॉर्म्स लगाते हैं, वैल्यू सिस्टम लगाते हैं। हम प्लानिंग करते समय लोगों को वैल्यू सिस्टम कराते हैं। जैसे लोगों को परसुएड करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरो, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरेंगे तो ऑब्वियसली बात है इनकम होगी सरकार की। तो सरकार ने एक नॉर्मेटिव प्लानिंग कर ली, ठीक है। याद रखना, नॉर्मेटिव प्लानिंग में सिर्फ नॉर्म्स बताए जाते हैं, वैल्यू सिस्टम बताया जाता है, सोशल इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स बताए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि गवर्नमेंट ऐड देती थी, उसमें बताती थी कि आपके दिए हुए टैक्स से हमने हाईवेज़ बनाए, स्कूल्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, क्या क्या चीज़ें बनाई।
तो एक तरह से सरकार आपको नॉर्मेटिव परसुएशन कर रही है उस नॉर्मेटिव प्लानिंग के लिए। क्लियर है? चलते हैं 301 की तरफ। इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस व्हेन द सप्लाई फॉल्स ड्रास्टिकली। इन्फ्लेशन कब होता है? जब सप्लाई जो है ड्रास्टिकली गिर जाती है, ये बात तो हम जानते ही हैं। अच्छा, ऐसे में अगर सप्लाई नहीं है और इन्फ्लेशन होती जा रही है तो कौन सी इन्फ्लेशन बोलेंगे आप? कोर है, सप्लाई साइड है, बॉटल नेक है, नन ऑफ द अबव है। सप्लाई नहीं आ पा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉटल नेक यहाँ पे बन रही है ना। बॉटल नेक मतलब बॉटल का जो ऊपर का नेक होता है जिससे आप देखते हैं कि एकदम से नैरो हो जाता है, तो ये होती है बॉटल नेक, है ना। सो दिस इज कॉल्ड, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ सप्लाई कंस्ट्रेंट्स बन गए हैं, इसलिए सप्लाई जो है वो नहीं हो पा रही, और जैसे ही सप्लाई नहीं होगी तो इन्फ्लेशन जो है वो रिजल्ट करेगा। सो दिस इज कॉल्ड द बॉटल नेक इन्फ्लेशन। सिंपल सी बात है, सप्लाई जब फॉल होती है तो यहाँ पे बॉटल नेक इन्फ्लेशन जो है वो क्रिएट होता है। बहुत ही सिंपल है। इसी को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन, बेसिकली आप देखेंगे कि डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, सॉरी, इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो सप्लाई साइड यहाँ पे रहेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेथड ऑफ द मेजरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को चलिए मेजर करते हैं। कैसे मेजर करेंगे? रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मेजर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इंडाइसेस, WPI, CPI। इन्फ्लेशन जो है पॉइंट टू पॉइंट मेजर की जाती है। प्राइस इंडेक्स डज नॉट शो द एग्जैक्ट प्राइस राइज और फॉल ऑफ सिंगल गुड। बिल्कुल सही बात है। हम देखो इन्फ्लेशन के लिए एक बास्केट ऑफ गुड्स यूज़ करते हैं, तो सिंगल गुड को तो यूज़ नहीं करते हैं। बिल्कुल बात सही है। पॉइंट टू पॉइंट मेजर कर देते हैं, और आप यहाँ पे जो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इंडाइसेस WPI, CPI का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल आर करेक्ट, याद रखिएगा ना। पॉइंट टू पॉइंट की मैं बात करता हूँ, 2010 के कंपैरिजन हमने एक बेस ईयर ले लिया, उसके कंपैरिजन हम उसको 2020 में कैलकुलेट कर रहे हैं, 2017 का बेस ईयर ले लिया। सो इसको पॉइंट टू पॉइंट मेजरमेंट कहते हैं इन्फ्लेशन का। सिंपल सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस बिहाइंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें से कौन कौन से डिमांड के लेके इन्फ्लेशन है? देखो जब वेजेस का रिवीजन हो जाए ना माइक्रो लेवल पे, तो लोगों की तनख्वाहें बढ़ जाएंगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी मैक्रो लेवल पे। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब जब सरकार अपने बजट को लेके, अपना जो सरकार के खर्चे हैं, ठीक है, सरकार उनको पूरे नहीं कर पा रही, और फिर सरकार फाइनेंसेस लाएगी, यानी मार्केट में पैसा जो है वो लेके आएगी, तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा। सो ऑटोमेटिकली लोगों की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, मार्केट में जो मनी का फ्लो है वो बढ़ेगा। जब ये दोनों चीज़ें बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली बात है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। वेरी हाई इन्फ्लेशन रनिंग इन द रेंज ऑफ डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट, 20, 100, 200%, इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोप हो रहा है ना, तो 1000% हो जाएगा तो उसको आप हाइपर इन्फ्लेशन कह देंगे। देखिए गैलोपिंग और हाइपर को लेकर ना कन्फ्यूजन रहती है, ऐसा कोई क्लियर कट बेंचमार्क नहीं होता, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह से मेजर किया जाता है। गैलोप मतलब थोड़ी सी हाई है, ठीक है, और हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज एक्सेलरेटिंग, 1000%, 2000% इन्फ्लेशन जो है मिलियन ट्रिलियंस में पहुँच गए हैं पैसे। चलते हैं 305 की तरफ, फिलिप्स कर्व की बात करेंगे। अब आपको बताना है फिलिप्स कर्व किसके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है। इन्फ्लेशन वर्सेस क्या होता है यहाँ पे? इन्फ्लेशन वर्सेस पॉवर्टी होती है, इन्फ्लेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ऑब्वियसली बात है, विलियम हाउस को फिलिप्स ने इसको डेवलप किया था। एक बार हम इसके चार्ट को देखते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये बात करता है इन्फ्लेशन वर्सेज अनएम्प्लॉयमेंट की। तो एक्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे इन्फ्लेशन वर्सेज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ये चर्चा करता है चार्ट, और इसी तरह से आप इसको कैलकुलेट करके आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या इन्फ्लेशन से अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, कितनी इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब कितनी अनएम्प्लॉयमेंट जो है इन्फ्लेशन के लिए ठीक है। तो इसको नायरू लेवल भी कहते हैं, कि हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। नायरू में भी आपको नहीं समझाऊंगा। तो नायरू में भी यही होता है कि एक तरह से देखा जाता है कितने लोगों को अनएम्प्लॉयड रखा जाए जिससे कि देश में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़े। कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। तो ये इन्फ्लेशन और पॉवर्टी के बीच, अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का एक ग्राफ बताता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये कहता है इन्वर्स रिलेशन होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का। फिलिप्स कर्व कैसे बताता है? जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा एम्प्लॉयमेंट भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, ये इस तरह से यहाँ पे बताता है। क्लियर है? तो कह सकते हैं इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है और इन्वर्स है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यानी बात यह है कि जितनी देश में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा रहेंगे, इन्फ्लेशन उतना कम रहेगा। भाई लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, डिमांड साइड इन्फ्लेशन नहीं होगा। इस तरह से इसको कैटर किया जाता है। आशा करता हूँ क्लियर हो होंगे 10 क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।